बाकी कंप्लीट जीएस के लिए भी एनसीईआरटी एक आपका सब्जेक्ट वाइज भी है, और कंप्लीट जीएस के लिए भी एनसीईआरटी हमारी लॉन्च हो गई। तो आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर ज्वाइन करें। एनसीईआरटी से आपका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, फिर आगे चलकर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो वनडे से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको बेसिक प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिक क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। पर खुद से, जैसे बुक तो हमारे पास होता है सारे सब्जेक्ट की बुक, पर अगर हमें पता ही हो कैसे पढ़ना है तो हम लोग फिर क्लास क्यों ज्वाइन करें। तो बुक भी आपके पास होते हुए भी टीचर का मार्गदर्शन ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप लोग को एनसीईआरटी का बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अब आप लोग क्लास से जुड़ेंगे, जैसे क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्लास से जुड़ जाएंगे और एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सेशन को शेयर कर देंगे। तो आते अपने टॉपिक पर, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास से जुड़ते रहें। सबसे पहले जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति टॉपिक है, जस्ट मिनट, राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक है। पर इससे पहले जब तक आप लोग क्लास से जुड़ रहे हैं, हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि हमारे शासन के 3 अंग है, भारतीय शासन के 3 अंग है, या कहिए कि भारतीय लोकतंत्र शासन के 3 आधार स्तंभ हैं। तो उनको देखेंगे। भारतीय शासन के कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से देखेंगे? कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और फिर आपका क्या आता है? न्यायपालिका। भारतीय शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और हमारे संविधान में इन तीनों के मध्य एक बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित किया गया है कि तीनों के बीच आपस में क्या है? एक सामंजस्य भी है। उनको भी हम देखेंगे आगे में आगे। तो आज जैसे सबसे पहले देखेंगे जैसे आपका कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका के बीच कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों के प्रकृति के अनुसार से, संबंधों के प्रकृति मतलब किसमें? कार्यपालिका और विधायिका में संबंधों के प्रकृति के अनुसार से 2 प्रकार की शासन प्रणाली है। इन दोनों में संबंध के प्रकृति के अनुसार से 2 प्रकार की शासन प्रणाली है। एक आपका होता है संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरा आपका क्या होता है? अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक कौन सी होती है? एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हमारे यहाँ किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अध्यक्षात्मक शासन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा? अमेरिका। अमेरिका में कैसा शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अब दोनों में अंतर को समझेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है, या जो उसका राष्ट्राध्यक्ष होता है, या जो उसका राष्ट्र प्रमुख होता है, वो क्या होता है? वो औपचारिक होता है या नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है, मतलब नाम मात्र का प्रमुख होता है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में।
संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि जो आपकी कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है, ये अपने कार्यों, अपने नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अपने कार्यों और अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो विधायिका है, विधायिका क्या है? विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि विधायिका जो है क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है कि एक तो उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है, जो कार्यपालिका होती है वो अपने कार्यों और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो अपने कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि आप लोग अनुच्छेद 75(3) देखते हैं। अनुच्छेद क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है? वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो आपका राष्ट्राध्यक्ष होता है वो औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि सबसे पहले देख लेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है। अध्यक्ष, अगर तुलना करेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है? वहाँ पे जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उस राष्ट्राध्यक्ष के पास होती है। जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके पास क्या है? वो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उनके पास है। मतलब कि वो कार्यपालिका के वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो देखेंगे हमें आज जो देखना, जो हमारा आज का टॉपिक है कार्यपालिका। कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं? कार्यपालिका के जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखेंगे। कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं? कार्यपालिका के अंग होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा आपका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और ये संघ के संदर्भ में है। ये जो आपकी कार्यपालिका है, एक आपकी राज्य विधानमंडल की कार्यपालिका होती है जिसका उपबंध भाग 6 में किया गया है, और ये आपकी क्या है? संघ की कार्यपालिका है। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। तो जैसे हमने देखा कि कार्यपालिका और विधायिका में संबंध के आधार पर दो प्रकार के शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और न्यायपालिका, न्यायपालिका हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र है। हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जैसे कार्यपालिका, विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? जो कानून विधायिका बनाता है उसको लागू करवाना, उसका संचालन करना या क्रियान्वयन करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका होता है। न्यायपालिका क्या करती है? तो न्यायपालिका का कार्य होता है जब भी विधायिका कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है और ऐसी कोई स्थिति आ जाए, मतलब विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में न्यायपालिका क्या करती है? उस विवाद का समाधान करती है, न्याय करने का कार्य करती है। और जैसे कि आप देखते हैं कि न्यायपालिका को जब आप लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा था, तो न्यायपालिका
को क्या था, जब मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का कोई उल्लंघन होता है, ऐसी राज्य कोई ऐसी कानून ऐसी कोई विधि बना दे जिसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या ऐसा कोई कानून बना दे जिससे संविधान का उल्लंघन हो, तो उस कंडीशन में न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक समीक्षा का कार्य करती है और ऐसी विधि ऐसी कानून की समीक्षा करती है। और अगर ऐसा उसे ज्ञात होता है कि नहीं कोई ऐसा विधि है जो हमारे देश हित में नहीं है, हमारे संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो उस दशा में वो ऐसे कानून को समाप्त भी कर सकती है, शून्य भी घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है और ये विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की विधि की समीक्षा करती है, विवाद की स्थिति में समाधान करती है और न्याय का कार्य करती है न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में भारतीय शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति। तो संघ की कार्यपालिका जैसे कि अनुच्छेद 52 से लेके 78, अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। और ये किस भाग के अंतर्गत, भाग 5, क्योंकि पूछा जाता है फैक्ट के रूप में, तथ्य के रूप में। तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का वर्णन मिलता है या विस्तृत वर्णन मिलता है। और संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होते हैं हमारे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि आप राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति में आप जब टॉपिक पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जश्न, पूनम गुड इवनिंग, अनंत गुड इवनिंग। सभी को क्लियर हो रहा है, एक बार कंफर्म कर देंगे, सभी को क्लियर हो रहा है, एक बार कंफर्म करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो आते अपने टॉपिक पे। जैसे कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका आर्टिकल 53 और आर्टिकल 56 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। आगे हम इसके बारे में डिटेल से जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर आर्टिकल 50 में एक बार हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक नज़र देख लेते हैं। आर्टिकल 55 में मतलब 55 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का पदावधि, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उपबंध किया गया है। फिर आर्टिकल 50 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, अर्हताएं का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल महत्वपूर्ण देखेंगे आर्टिकल। फिर आपका आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में क्या है, तो आर्टिकल 62 में पद की, जब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाए तो उससे संबंधित चुनाव के, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति और उससे संबंधित चुनाव कराने का प्रावधान आर्टिकल 62 के अंतर्गत। आर्टिकल 71 में क्या है,
आर्टिकल 71 में अगर राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद का निपटारा करेगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 72, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो एक बार अब क्वेश्चन पर आते हैं, सभी को क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 251, क्वेश्चन नंबर 251 का आंसर करेंगे। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित? आसिफ गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का जो संवैधानिक प्रमुख या कहिए जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमारे यहाँ जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, पर हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और जो ब्रिटेन के मतलब ब्रिटिश के सम्राट हैं, दोनों की स्थिति काफ़ी समान है। जैसे कि जो ब्रिटिश का सम्राट होता है वो भी क्या होता है? और मतलब औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। और हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो भी क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसका मतलब कि उसके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति नहीं होती। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। पर ब्रिटिश के सम्राट जो होते हैं और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उसमें एक अंतर है। वो अंतर यह है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब उनका निर्वाचन होता है। जबकि ब्रिटिश के जो सम्राट होते हैं उनका निर्वाचन नहीं होता। उनका जो है वो क्या होता है? वंशानुगत शासन होता है। मतलब वंशानुगत उनका जो पद होता है वह वंशानुगत होता है, ना कि निर्वाचित होता है। तो ये अंतर है। सिमिलरिटी किस में है? सिमिलरिटी उसमें है कि जैसे संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं कि औपचारिक प्रमुख होना, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होना, यहाँ तो समानताएं पाई जाती है पर ब्रिटिश के सम्राट के समान। पर ब्रिटिश के सम्राट क्या होते हैं? वो वंशानुगत होते हैं। मतलब उनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। जो कि हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो कैसे होते हैं? वो निर्वाचित किए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग की है कि उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, पर फिर भी क्या होता है? निर्वाचित राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचन किया जाता है। तो इस मामले में दोनों में अंतर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 251 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति, देखिए प्रश्न आ गया, अभी इसका डिस्कस कर रहे थे और तुरंत ही प्रश्न आ गया। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ठीक है, कथन है, कारण देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। आंसर करेंगे ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही। यहाँ पर सी इसका आंसर होगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं ब्रिटिश सम्राट वो वंशानुगत होते हैं और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ निर्वाचित होते हैं। तो इस मामले में अंतर पाया जाता है। पर भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है या गलत है? क्योंकि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, जो कि हमारे राष्ट्रपति के पास क्या होता है? वो नाम मात्र के या औपचारिक प्रमुख होते हैं, मतलब कि उनके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 75 आर्टिकल 75(3) में क्या कहा गया है कि
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो अपने कार्यों के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता। हाँ, ये बात अलग की है कि आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, पर कैसा है, औपचारिक रूप से, ना कि वास्तविक। व्यवहारिक नहीं है। ये क्या है, ये आपका व्यवहारिक नहीं है, औपचारिक है। वास्तविक क्या है, वास्तविक किस में होती है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जो आपके प्रधानमंत्री के पास, मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 253। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आंसर करेंगे। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ए आपका सही है, पर कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए अभी हमने देखा कि आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब जो है राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, सीमा है संविधान द्वारा सीमा, क्योंकि अब जब आप देखेंगे आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, जैसे आर्टिकल 53 में ही अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। फिर उसी के अनुसरण में आप देखेंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो जब वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहा है और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, तो उत्तरदायी कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, बिल्कुल सीमा है, क्योंकि राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक शक्ति किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास है। और राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आर जो आपका कारण दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अभी आप लोग को क्लास में कितनी बार बताया गया, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के अंतर्गत क्या कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 255। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, देखेंगे कथन कारण वाले आपके प्रश्न हैं, और अब प्रश्न भी आपके कथन कारण की ही तरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन लाइनर प्रश्न बहुत कम आता है। तो देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हाँ बिल्कुल राइट है, सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं थे, ये बिल्कुल सही है। पर कार्यपालिका शक्ति सरकार के व्यवसाय का, इसका आंसर ये होगा, ए और दोनों सही है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर हो जाएगा ए और आर।
ए और आर दोनों सही है, पर आपका आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नहीं थे, यह तथ्य तो बिल्कुल सही है, पर कार्यपालिका शक्ति सरकार के व्यवसाय के चलाने से संबंधित है, दोनों सही है, पर उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है, तो यहाँ पर कथन का कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा, दोनों सही है पर व्याख्या उसका सही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 256, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, यह आपका गलत है। देखिए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड मतलब राष्ट्रपति में नहीं था, ये आपका सही है। वायुसेना, थल सेना और आपका जो होता है, हाँ राइट, वायुसेना, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, जो प्रधान होता है वो कौन होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेना जो है राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रधान जो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये आपका सही है। पर प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये गलत है, क्योंकि जो ये शक्तियां मिली हुई है राष्ट्रपति को, ये संसद द्वारा क्या की जाती है, संसद द्वारा नियंत्रित की जाती है, विनियमित की जाती है। तो इसका मतलब कि राष्ट्रपति जो है बिल्कुल तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांड होता है, मतलब प्रधान होता है, पर प्रधान सेनापति की हैसियत से मतलब उसके पास जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती है, मतलब विधायी नियंत्रण से ये स्वतंत्र नहीं है, इसे विधायी द्वारा इसे जो है नियंत्रण, इसका जो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, इसका नियंत्रण विधायिका द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, नियम और कानून बनाकर किया जाता है। हाँ राइट कृष्णा, तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वेरी गुड। तो इसका आंसर सी राइट आंसर होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कृष्णा आप कैसे, काफी दिन बाद जुड़े हैं आप क्लास में, तैयारी कैसे चल रही है? आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 257, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, या उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो अभी आपको क्लास में शुरुआत में ही बताया गया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब संवैधानिक प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति ही होता है, पर नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास, तो नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, मतलब प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, और प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 77 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य को जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, मतलब जो विधायिका द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो आर्टिकल 77 में क्या कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कृत्य को राष्ट्रपति के नाम से किया हुआ माना जाता है, मतलब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हाँ राइट, नहीं क्लास का टाइम नहीं चेंज हुआ है, वो आज मतलब आपका क्लास का टाइम 5 PM ही रहेगा, वो सिर्फ आज के लिए था, टाइम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। प्रीति गुड इवनिंग, कैसी हैं? सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं। सभी का आंसर सही है, गौरव, प्रीति
और कृष्णा, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 258 कथन कारण वाले प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है, तो इसमें आपका दोनों सही है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। हाँ प्रीति, मैं अच्छी हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। और इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, जैसे कि आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं, ध्यान देंगे, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होगा, दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर विधानसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधानसभा के भी कैसे सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। फिर आपके जैसे कि अभी आपका जो संशोधन हुआ था 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पहले नहीं था, पर कब से हुआ, 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग नहीं लेता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कौन कौन भाग नहीं लेता, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद, जिस भी राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद के सभी सदस्य, विधानसभा के चाहे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राइट प्रीति, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और ए सही का स्पष्टीकरण है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 259, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। प्रश्न बहुत इजी है, बस इसमें शब्द जो है थोड़े से घुमावदार लिए हैं, थोड़े से क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 56 किससे संबंधित है, आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति के आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसमें पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा, समाप्त होने से पूर्व उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन या चुनाव करा लिया जाएगा। मतलब कि उसके पद की समाप्ति से पहले, मतलब उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसके पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, यह इसके कहने का आशय है। फिर राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है।
निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव। तो यहाँ पर क्या पूछा था, चुनाव प्रकरण के लिए कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो डी आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मान लीजिए जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और कोई विधानसभा क्या हो, भंग हो जाए, विघटित हो जाए, ठीक है, विघटित हो जाए, तो उस कंडीशन में निर्वाचक मंडल, मतलब कि निर्वाचक मंडल विघटित, मान लो कोई एक विधानसभा विघटित हो गई है, भंग हो गई है, तो उस समय राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध नहीं माना जाएगा, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। देख लेते हैं कमेंट। गौरव, थोड़ी सी समस्या चल रही है, निजी समस्या है, तो इसके चलते बीच बीच में क्लास नहीं हो पा रही, इरेगुलर हो रहा है, पर आगे थोड़ा सा हो सकता है 1 वीक, ऐसा आगे भी हो सकता है 1 वीक और भी प्रॉब्लम रहे, फिर इसके बाद आपकी कंटिन्यू क्लास होगी। तो इसका आंसर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कल इसके आगे पूरा राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये आज, क्योंकि इसके बाद एक क्लास है, तो उसके लिए क्लास को आज यहीं पर समाप्त किया जाएगा। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने जो प्रस्ताव, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 जो है आपके समर्थक होना जरूरी होता है। तो इसमें संख्या पूछा गया है, ये प्रश्न भी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 50। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 5 है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, ठीक है, 50, और बी इसका आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कितने सदस्य द्वारा प्रस्ताव होना चाहिए और कितने सदस्य द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। तो 50 सदस्य द्वारा क्या प्रस्ताव किया जाना चाहिए और 50 ही सदस्य द्वारा उसका समर्थन होना चाहिए, मतलब 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर, क्योंकि कोई भी ऐसा विकल्प मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर सी, अच्छा सी है, कोई नहीं, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट कृष्णा, आज देखिए क्लास यहीं पर समाप्त होगी, क्योंकि एक क्लास इसके बाद है, और फिर आगे कल इसके आगे से हम लोग राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। तो कल आप लोग क्लास से जरूर जुड़ेंगे और ध्यान देंगे, टाइम 5 PM रहेगा, ठीक है। देख लेते कमेंट, गौरव का क्या कमेंट आया, देख लेते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं होगी गौरव, और आपका आरओ क्लियर होगा। आप पूरा ध्यान, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कि आप लोग का नुकसान हो।